रात के लगभग 12 बज रहे थे। एकाएक रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी और मनोज अपना सामान और बिस्तर बंद लेकर नीचे उतरा। उसने देखा कि स्टेशन पर काफ़ी सन्नाटा पसरा था और वहाँ उसे कोई कुली भी नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों में वो भी था जो अकेला ही ट्रेन से उतरा था। छोटा सा स्टेशन था और स्टेशन के किनारे पीपल के पेड़ लगे थे और 2-4 बेंच पड़ी थी। मनोज अपना सामान लेकर एक बेंच पर बैठ गया और उसने अपने हाथ में जो ओवरकोट ले रखा था वो उसने पहन लिया, क्योंकि बाहर उसे सर्दी का एहसास ज़्यादा हो रहा था। उसे लगा कि उसे सुबह तक शायद यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी ठाकुर शिव प्रसाद जी की हवेली जाने के लिए उसे कोई साधन मिलेगा। लेकिन तभी एक बूढ़ा सा आदमी कंबल ओढ़े हुए मनोज के पास आकर रुका। उसने पूछा, आप ही मनोज अवस्थी बाबू है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मनोज ने पूछा। जी, मैं रंगीला ठाकुर, साहब का नौकर। उन्होंने मुझे बगदी लेकर आपको लाने के लिए भेजा है, रंगीला बोला। अरे, तुम्हारा नाम तो बड़ा ही रंगीला है, मनोज बोला। वो हमार अम्मा हमारा नाम रखी है। हम होली वाले दिन पैदा हुए थे ना, इसलिए रंगीला बोला। तब तो अच्छा नाम चुना तुम्हारी अम्मा ने, मनोज बोला। फिर रंगीला ने मनोज का सूटकेस और बिस्तर बंद उठाया और बोला, मनोज बाबू हमारे पीछे पीछे चले आइए। और फिर दोनों आगे पीछे चलने लगे और कुछ ही देर में वे दोनों बगदी के सामने थे। सामान रखकर दोनों बगदी में चढ़ गए और रंगीला ने बगदी चलाना शुरू कर दी। मनोज ने देखा कि स्टेशन की तरह रास्ता भी बहुत सुनसान था। ऊपर से अमावस की काली रात और काला अंधेरा। रास्ते के पेड़ भी भूतों की तरह ही नजर आते थे। पेड़ों के ऊपर बैठे उल्लुओं की आंखें चमक रही थी। पेड़ों पर चमगादड़ भी उड़ते हुए नजर आते थे। तभी मनोज ने रंगीला से पूछा, अभी ठाकुर जी की हवेली बहुत दूर है क्या? नहीं, बस यहाँ से लगभग 5 कोस दूर होगी, रंगीला बोला। तुम उसे पास में कह रहे हो और मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है, मनोज बोला। तो हम यहाँ बगदी खड़ी किए देते हैं, आप झाड़ियों के पीछे हल्के होकर आ जाइए, रंगीला बोला। रंगीला की इस बात पर मनोज हंस पड़ा। मनोज को हंसा देखकर रंगीला ने परेशान होकर पूछा, आप हंसे का है? अरे, मुझे हल्का नहीं होना, बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए नहीं रहा जाता। और फिर इतनी रात को कोई बेवकूफ़ भी होगा जो इन झाड़ियों में हल्का होने जाएगा। मैं तो कभी ना जाऊँ, मनोज बोला। अच्छा, तो ऐसा कहिए ना, हमें लगा आपको नंबर 1 जाना है, रंगीला बोला। वो लोग यूं ही बातें करते हुए चलते चले जा रहे थे। तभी बीच में एक पुरानी सी खड़हर हवेली मिली, जिसमें बिल्कुल धीमी सी रोशनी जगमगा रही थी। तब रंगीला बोला, मनोज बाबू उस हवेली को और मत देखिए, नहीं तो डाकिनी आपके पीछे पड़ जाएगी। डाकिनी? ये डाकिनी कौन है? मनोज ने पूछा। जी, पिशाचिनी, जो लोग का खून पीती है। जो भी उसके चक्कर में फंस जाता है तो जिंदा नहीं बचता, रंगीला बोला। अरे, ये सब फालतू की बातें हैं, मनोज बोला। मत मानिए, लेकिन हम तो मानते हैं। एक बार हमारे बापू के पीछे पड़ गई थी। सफ़ेद साड़ी में रोज रात को आती थी और बापू का खून पीकर जाती थी। बापू का शरीर दिन ब दिन नीला पड़ने लगा, तो फिर अम्मा ने एक अघोरी बाबा से इलाज करवाया। तब जाके हमारे बाबू ठीक हुए और अघोरी बाबा उस डाकिनी को एक लोटे में कैद करके एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आए। ओह, ये तो बहुत डरावनी कहानी सुनाई तुमने, मनोज बोला। जी, ऐसी बहुत सी कहानी हमें पता है, फिर कभी सुनाएंगे। वैसे आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? रंगीला ने पूछा। अब ये तो ठाकुर साहब ही बताएंगे, मनोज बोला। वैसे आप यहाँ आए किस काम से है? रंगीला ने पूछा। ठाकुर साहब ने बुलाया है, वे मेरे दादाजी के पुराने दोस्त थे। मेरे दादाजी ने उन्हें कोई काम सौंपा था, शायद वो पूरा हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया है, मनोज बोला। अच्छा, तो ये बात है, रंगीला बोला। वैसे उनके परिवार में कौन कौन है? मनोज ने पूछा। जी, 2 बेटे और 2 बहुएं, 2 पोते और 3 पोतियां हैं।
ठकुराइन तो कब की चल बसी, लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी अकेले ही इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं। सारे परिवार को विदेश भेज दिया है और न जाने कौन सा राज है जिसे वे हर दम दूसरों से छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। रंगीला बोला। क्या कह रहे हो? मनोज ने पूछा। सच कहते हैं मनोज बाबू, वे हमेशा खौफ के साए में रहते हैं। रंगीला बोला। ऐसा कौन सा राज है जिसे वो छुपा रहे हैं? मनोज ने कहा। वही तो मनोज बाबू, हम तो खुद ही सोच रहे थे। रंगीला बोला। अब तो भाई मुझे हवेली जाने से डर लग रहा है। ऊपर से हवेली इतनी सुनसान जगह है, वहाँ से रेलवे स्टेशन भी इतनी दूर है कि कहीं भागना हो तो भाग भी ना पाऊँ। मनोज ने कहा। मनोज की बात सुनकर रंगीला ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसकी तेज हंसी की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई, जो काफ़ी डरावना माहौल बना रही थी। कुछ ही देर में वे दोनों हवेली पहुंच गए और बगदी हवेली के लोहे के गेट के पास रुके। दरबार ने दौड़कर गेट खोला। फिर बगदी भीतर के मैदान से होती हुई हवेली पहुंचकर उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। हवेली का दरवाज़ा खुला और मनोज बगदी से उतरकर हवेली के भीतर पहुंचा। पीछे पीछे रंगीला भी सामान लेकर पहुंचा। हवेली पहुंचकर वो ठाकुर शिव प्रसाद जी से मिला। ठाकुर साहब बोले, आपका कमरा ऊपर है, आप जाकर हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। सब कुछ आपको अपने कमरे में ही मिल जाएगा। खाना भी टेबल पर लगा हुआ है। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा नौकर नहीं रखे हैं। बगदी चलाने के लिए रंगीला है, खाना बनाने के लिए गंगाराम है और हवेली की साफ सफाई का काम मैंने दन्नों को सौंप रखा है। ये मेरे बहुत पुराने और विश्वसनीय नौकर हैं। मेरे साथ साथ ये तीनों भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इन सब की वफादारी अभी भी बरकरार है। अब जब खा पी ले तो ये यही बैठक में आ जाइएगा। मैं तब तक यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करता हूँ। हाँ, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से आइए। रंगीला आपको आपके सामान के साथ आपके कमरे तक छोड़ आएगा। जी, बहुत अच्छा। इतना कहकर मनोज अवस्थी दिमाग में हजारों सवाल लिए हुए अपने कमरे में पहुंचा। वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ठाकुर साहब मुझसे चाहते क्या है। फिर मनोज ने फालतू की बात ना सोचते हुए अपनी भूख पर ध्यान केंद्रित किया। रंगीला भी सामान रखकर जा चुका था। फिर वो सबसे पहले बाथरूम गया। वहाँ जाकर अपने हाथ मुंह धोकर वह लौटा। बिना कपड़े बदले ही तौलिए से चेहरा और हाथ पोंछकर खाने की टेबल पर बैठ गया। खाना बहुत ही लजीज था और वो भूखा, तो बस चुपचाप पहले उसने खाना ख़त्म किया और फिर डकार मारकर 2 घड़ी वहाँ पड़े बिस्तर पर लेट गया। फिर कुछ सोचकर उसने अपना सूटकेस खोलकर रोज़मर्रा के कपड़े निकाले और उसने अपना कोट उतारकर एक और रखा। फिर अपने कपड़े बदलकर रोज़मर्रा के कपड़े पहन लिए। कमरा काफ़ी गर्म था, क्योंकि उस कमरे में आग का भी इंतज़ाम था, इसलिए उसे ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसने एक गर्म शॉल अपने चारों ओर लपेटा और ठाकुर साहब के पास चल पड़ा। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे बैठक में पहुंचा। उसने देखा कि ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे हैं। वो ठाकुर साहब के पास पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठा और उनसे बोला, जी अब कहे कि क्या बात है। आ गए अब? ठाकुर साहब ने अपना चश्मा उतारकर वही रखे स्टूल पर रख दिया और हाथ में ली हुई किताब भी बंद कर दी। फिर मनोज से बोले, चलिए मेरे साथ में, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर मनोज उनके साथ चल पड़ा। ठाकुर साहब पहले उसने अपने स्टडी रूम में ले गए, जहाँ अलमारियों में बहुत सी किताबें भरी पड़ी थी। फिर उन्होंने अपने टेबल की दराज में से एक चाबी निकाली और स्टडी रूम के बीच वाली अलमारी को खिसकाने लगे। अलमारी भारी थी और उसमें किताबें रखी होने के कारण और भी भारी हो गई थी। ऊपर से बूढ़ा शरीर, उनसे अलमारी नहीं खिसकी। तो मनोज बोला, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। और इतना कहकर मनोज अलमारी खिसकाने में उनकी मदद करने लगा। अलमारी खिसक गई
तो मनोज ने देखा कि वहाँ एक खुफिया दरवाज़ा है और उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उस खुफिया दरवाजे के ताले को ठाकुर साहब ने दराज से निकाली हुई चाबी से खोला। भीतर बहुत अंधेरा था। तो ठाकुर साहब बोले, मैंने बैठक में एक लाल टेन जला कर रखी थी, जाओ उठा लाओ। मनोज ठाकुर साहब के कहे अनुसार लालटेन उठाकर लाया और दोनों उस अंधेरी सी गैलरी में चल पड़े। जैसे जैसे दोनों भीतर घुसते जा रहे थे तो उन्हें ठंड का अधिक आभास होता जा रहा था। मनोज को डर भी लग रहा था और वो यही सोच रहा था कि आखिर ठाकुर साहब उन्हें ले कहाँ जा रहे हैं। कुछ ही देर में ठाकुर साहब रुके और मनोज से कहा, अब यही रुकिए। उनके कहने पर मनोज वही रुक गया। तब ठाकुर साहब ने अपने हाथ में ली हुई लालटेन ऊपर की और उसकी रोशनी से दीवार पर देखा तो वहाँ एक दरवाज़ा और था, पर उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। ठाकुर साहब ने उस दरवाजे की कुंडी खोली तो एक सुनहरी सी रोशनी उस दरवाजे से बाहर आने लगी। ये देखकर मनोज थोड़े आश्चर्य में पड़ गया, पर तभी ठाकुर साहब मनोज से बोले, आइए भीतर चले आइए। मनोज उनके पीछे पीछे भीतर जाने लगा। वे उसे एक कांच के गोल पारदर्शी खोल के पास ले गए और बोले, इसे ध्यान से देखो। मनोज ने वहाँ जो देखा उसे देखकर वो अचंभित रह गया। उस कांच के खोल के भीतर एक भयानक सा छोटा सा जीव था जो मटमैल के रंग का था। उसकी लंबी पूंछ थी, 2 सींग और बड़े बड़े नुकीले भयानक दांत थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात ये थी कि वो जीवित था। तब मनोज उसे देख रहा था तो वो भी मनोज को उदास भरी निगाहों से देख रहा था। उस जीव के चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले भाव थे। मनोज के लिए ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। उसने ऐसा जीव अपने जीवन में पहली बार देखा था और उसे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। चूँकि वो प्रोफेसर होने के साथ साथ एक लेखक भी था, इसलिए उसके बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। तब उसने ठाकुर साहब से पूछा, ठाकुर साहब ये कौन सी बला है? मैंने ऐसा जीव अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। चलो मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ। ठाकुर साहब बोले, इसकी कहानी भी है? मनोज ने पूछा। हाँ, ये एक वैम्पायर है जो तुमने केवल कहानियों में ही पढ़े होंगे। ये रक्त चूसक होते हैं। ठाकुर साहब बोले, जी मुझे पता है कि ये रक्त चूसक होते हैं। इन्हें पिशाच भी कहते हैं, लेकिन ये सच में होते हैं मुझे ये आज पता चला। मैंने पहली बार किसी पिशाच को देखा है। मनोज बोला, तो फिर इसकी कहानी सुनो। और इतना कहकर ठाकुर साहब ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये बहुत पुरानी बात है। यही कोई लगभग 70 साल पहले की। एक बहुत ही प्यारी बच्ची किसी गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसका नाम कालिंदी था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। वो बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। उसकी मीठी मीठी बातें सबका मन मोह लेती थी। उन सब का जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था और तभी उस गांव में सूखा पड़ गया। कुछ गांव वाले अन्न और काम की तलाश में इधर उधर जाने लगे, लेकिन कालिंदी के माँ बाप के साथ साथ उस गांव के और लोग भी अपना जन्मस्थान छोड़ने को तैयार ना थे। तभी उनके गांव में एक बाबा आए और एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्या का समाधान पाने गए तो वे बोले, ये काम तो कोई अघोरी ही कर सकता है। वही कुछ ऐसा करे तो ही बरखा हो सकती है। लेकिन हम अब अघोरी बाबा को कहाँ ढूंढे? कालिंदी के पिता जगजीवन त्रिपाठी जी ने पूछा। मैं जानता हूँ एक अघोरी बाबा को, वो बोले। कहाँ मिलेंगे वे? कालिंदी के पिता जगजीवन त्रिपाठी जी ने पूछा। वो अघोरी तुम्हारे एक गांव के शमशान में रहता है, लेकिन वो केवल अमावस की काली रात को ही अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करने दूसरों की मदद करता है। इसके लिए उसे अपने प्राण भी जोखिम में डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये पता नहीं रहता कि जिस आत्मा को उन्होंने बुलाया है
वो कितनी शक्तिशाली है। कभी कभी तो ऐसे पिशाच और पिशाचिनी प्रकट हो जाते हैं कि उन पर काबू पाना मुश्किल होता है। बाबा बोले, तो फिर मैं आज रात ही उनसे इस कार्य के लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया भी हूँ। मेरे गांव की जनता भूखमरी से मर रही है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव की जनता की समस्याओं का समाधान कर सकूं। जगजीवन त्रिपाठी बोले। फिर क्या था, जगजीवन जी ने अघोरी बाबा से बात की और वे मान गए। और सबसे अच्छा ये था कि एक दिन बादी अमावस की रात थी, तो ये कार्य जल्दी पूर्ण होने वाला था। अघोरी बाबा मान भी गए इस कार्य के लिए और उन्होंने शमशान घाट पर अपना अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। काला घेरा बनाकर उस पर खोपड़ियाँ और हड्डियाँ सजाकर वे मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने गांव वालों से वहां ना आने के लिए मना किया था और बोले कि देखना, मेरा अनुष्ठान पूर्ण होते ही बरखा होगी। और ऐसा ही हुआ। उस रात आधी रात के बाद ऐसी बारिश शुरू हुई कि दूसरे दिन दोपहर तक होती रही। जब बादल खुले तो जगजीवन जी के साथ साथ और गांव के लोग अघोरी बाबा का शुक्रिया अदा करने पहुंचे, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वे सब भयभीत हो उठे, क्योंकि वहां अघोरी बाबा की एक पेड़ के नीचे लाश पड़ी थी, जो कि एकदम नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बाबा का खून चूस लिया हो। गांव वालों ने फौरन ही बीमारी फैलने के डर से बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन गांव वाले मन ही मन डर भी रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि कोई बुरी आत्मा हमारे गांव में आ गई हो। फिर धीरे धीरे हम सबका खात्मा करने लगे, लेकिन उस दिन के बाद बारिश ठीक से होने लगी और सब जगह हरियाली छा गई, इसलिए गांव वाले इस बात को भूल गए। सब अपने कामकाज में लग गए। लेकिन जब अमावस की रात दोबारा आई तो जगजीवन राम जी के घर के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत की लाश मिली, जिसका किसी ने खून चूस लिया था, और वो भी अघोरी बाबा की तरह बिल्कुल नीली पड़ी थी। अब गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि हो न हो यहाँ कोई ऐसा पिशाच आ गया है जो अमावस की रात लोगों का खून चूसकर लोगों को मार डालता है। गांव में अब बहुत ज़्यादा दहशत फैल चुकी थी, लेकिन इस समस्या का उपाय किसी के पास न था, क्योंकि पिशाच को कभी किसी ने नहीं देखा था। पता नहीं वो पिशाच किस रूप में उन सबके बीच रहता था। इसी तरह एक दिन 10 साल की कालिंदी उस पेड़ के नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई, जो कि वो वहाँ पर अक्सर जाती थी। उसकी मीठी मीठी सी बातें और खिलखिलाहट वैसे भी राहगीर की राह रोक लेती थी। वो उस दिन भी खेल रही थी, लेकिन किसी बात पर उसकी अपनी सहेलियों से बहस हो गई और बात छीना झपटी से मार कुटाई तक पहुंच गई। वो सब तमाशा उस पेड़ पर रह रहा पिशाच देख रहा था। उसे कालिंदी बहुत प्यारी थी, इसलिए वो उसे देखने वहां जाता था और छोटे चमगादड़ का रूप धर पेड़ की किसी खोखली जगह में छुपकर उसे देखता रहता था। लेकिन जब कालिंदी की सहेलियां उसे जोर जोर से मारने लगी और उसके बाल खींचने लगी, तो ये उस पिशाच से देखा न गया और वो एक 10 साल के लड़के का वेश धरकर आया और उसने कालिंदी को उसकी सहेलियों से बचा लिया। उसने उन लड़कियों को 2-2 थप्पड़ मारकर भगा दिया। वे लड़कियां रोती हुई अपने घर को भाग गई। तब कालिंदी ने उस नर पिशाच से पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कब आए? कालिंदी ने पूछा। अरे मैं तो हवा से भी तेज हूँ, कहीं भी पहुँच जाता हूँ, नर पिशाच बोला। अच्छा, तुमने मुझे बचाया वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने उन्हें मारा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, कालिंदी बोली। तो वे भी तो तुम्हें मार रहे थे, नर पिशाच बोला। वो भी सही बात है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? वो तो तुमने अब तक नहीं बताया, कालिंदी ने पूछा। मेरा नाम वो तो मुझे नहीं पता। नहीं, नर पिशाच बोला। ये सुनकर कालिंदी हंसने लगी और बोली, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या कहकर पुकार रहे हैं? मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, नर पिशाच बोला। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम हवा से भी तेज हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पवन है, कालिंदी बोली। पवन? ये तो अच्छा नाम है,
नरपिशाच खुश होकर बोला। तुम रहते कहाँ हो? कालिंदी ने पूछा। मैं इस पेड़ पर रहता हूँ, पवन बोला। ये सुनकर कालिंदी फिर हंसी और बोली, भला पेड़ पर भी कोई रह सकता है? पेड़ पर तो बंदर रहते हैं। तो मैं अब कहाँ रहूँ? पवन ने पूछा। वो उधर उस खेत के पास जो एक टूटा फूटा पुराना महल है, अब उसमें कोई नहीं रहता। तुम वही जाकर रहो और मैं तुम्हारे लिए रोज वही खाना ले आया करूँगी, कालिंदी बोली। ठीक है, पवन ने कहा। आज से मैं और तुम सच्चे दोस्त हैं। कालिंदी इतना कहकर चली गई। अब रोज कालिंदी पवन से मिलती, उसके लिए खाना लाती और खिलखिलाहट करती, हंसती रहती। ये देखकर पवन मन ही मन कालिंदी को देखकर खुश होता रहता। ये बात कालिंदी ने अपने माँ बाप से कही तो वे बोले, किसी अनजान लड़के से मिलना जुलना ठीक नहीं बेटा, इसलिए तुम उनसे मत मिला करो। माँ बाप की हिदायत के बाद फिर कभी कालिंदी ने पवन का जिक्र किसी से नहीं किया, अपने माँ बाप से भी नहीं। लेकिन उसने पवन से मिलना कभी नहीं छोड़ा और उसके लिए खाना ले जाना भी नहीं छोड़ा। और अब ये अच्छा रहा कि अब की बार अमावस की रात में किसी का खून नहीं हुआ, किसी की लाश नहीं मिली गांव में। और उसके बाद कभी भी किसी अमावस में ना तो किसी की लाश मिली और ना ही किसी का खून हुआ। गांव वाले निश्चिंत हो गए और उन्होंने सोचा कि शायद नरपिशाच उनके गांव छोड़कर कहीं और चला गया है। ये बदलाव पवन में कालिंदी की दोस्ती के कारण आया था, जो वो अब किसी को मारता नहीं था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। कालिंदी और पवन की दोस्ती बरकरार रही। जैसे जैसे कालिंदी बड़ी होती गई तो पवन भी अपनी शक्तियों का द्वारा बड़ा होने का रूप बदलता गया। वो भी अब 15 साल का ही दिखता था, लेकिन अब धीरे धीरे उस नर पिशाच की संवेदनाओं में बदलाव आ रहा था और उसकी भावनाएं कालिंदी के साथ रहकर इंसानों की तरह ही होती जा रही थी। वो अब कालिंदी को बहुत पसंद करने लगा था। उसकी पसंद अब प्रेम का रूप लेने लगी थी। उसका हृदय भी कालिंदी को देखकर धड़कता था। उसकी आंखों की शुष्कता अब आंसू नामक पानी से द्रवित होती जाती थी। जब कालिंदी कभी कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो वो स्पर्श उसे भीतर तक गुदगुदा जाता था। दोनों साथ खेलते और साथ खाते थे। कालिंदी को पवन अच्छा लगता था, लेकिन वो उसे प्रेमिका की दृष्टि से नहीं देखती थी, हमेशा एक दोस्त की हैसियत से देखती थी। ऐसे ही दोनों की दोस्ती को कुछ वक्त और बीता, लेकिन पवन ने कभी भी कालिंदी से ये नहीं कहा कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस भावना को प्रेम कहते हैं। वो तो भूतों की दुनिया से आया था और प्रेम का अर्थ नहीं समझता था। बस वो कालिंदी को सदा अपने पास रखना चाहता था। अब कालिंदी 16 पार करके 17वीं में लग चुकी थी, तो घर वालों ने उसके रिश्ते की बात चलाई और उसे लड़के वाले देखने आए। उन सबको कालिंदी पसंद आई और ब्याह पक्का हो गया। ये बात खुश होकर जब कालिंदी ने पवन को बताई तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कालिंदी से पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, ब्याह के बाद मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा, कालिंदी बोली। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम मुझे अच्छी लगती हो, पवन रोते हुए बोला। क्या तुम मुझे चाहने लगे हो? कालिंदी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि प्यार क्या होता है, बस मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, कालिंदी, पवन बोला। ये प्यार ही तो है, तुम्हारी चाहत ही तो है, जो तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर जाऊं। लेकिन मुझे जाना होगा, पवन, कालिंदी बोली। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम गई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पवन बोला। क्या करोगे तुम? सबका खून करोगे? कालिंदी चीखी। हाँ, और इतना कहकर पवन अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर कालिंदी डर गई और बोली, तो तू पवन नहीं कोई और हो? हाँ, ये नाम तो तुमने मुझे दिया था। मुझे एक अघोरी बाबा ने यहाँ उस दुनिया से बुलाया था। उस रात मैंने उसे मार डाला, फिर एक औरत का खून चूसकर भी उसे मार डाला। लेकिन जब तुम मुझे मिली तो मैं एक नर पिशाच से अच्छा इंसान बन गया। तुम्हारे कारण ही मैं अच्छा बना। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी तो मैं फिर से रक्त चूसक बन जाऊंगा। बोलो,
तुम्हें मंजूर है? पवन बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरे दोस्त पवन हो। जब तुम मेरे प्यार के खातिर अच्छे बन गए तो फिर अच्छे ही बने रहो, कालिंदी बोली। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बनकर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, कालिंदी, नर पिशाच बोला। नहीं, मैं एक नर पिशाच से कैसे ब्याह कर सकती हूँ, कालिंदी बोली। क्यों नहीं कर सकती? पवन ने पूछा। तुम्हें अगर मेरा शरीर चाहिए तो मैं तुमसे ब्याह करने को तैयार हो, लेकिन फिर तुम मेरे दिल से उतर जाओगे। तुम मेरे दिल में कभी कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो बोलो, तुम्हें मेरे दिल पर अधिकार चाहिए या शरीर पर? कालिंदी ने पूछा। कालिंदी, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए होता तो इतने साल से तुम अकेली मेरे पास आ रही हो तो मैंने वो पा लिया होता, लेकिन मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं है, ना प्यार और ना कुछ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खिलखिलाती रहो, पवन बोला। जब मैं खुश रहूँगी तभी तो खिलखिलाऊंगी, और तुमसे ब्याह करके मैं कभी भी नहीं खिलखिला सकती, क्योंकि मैं तुम्हें केवल दोस्त मानती हूँ। तुमसे ब्याह करने का विचार तो कभी भी मेरे मन में आया ही नहीं, कालिंदी ने कहा। ठीक है कालिंदी, तुम अगर किसी और से ब्याह करके खुश रहोगी तो यही सही। और फिर नर पिशाच पवन के रूप में पुनः आकर कालिंदी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कालिंदी भी रोती रही। जब दोनों का रोना बंद हुआ तो पवन बोला, मेरी अभी इस दुनिया में 60 साल उम्र और रह गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैद करके अपने पास रखो। मैं छोटा होकर एक कांच के गोले में कैद हो जाता हूँ और तुम मुझे अपने साथ किसी बक्से में बंद करके ले जाना। 60 साल के बाद जब तुम्हारी तीसरी पीढ़ी का सबसे छोटा सदस्य, मतलब कि तुम्हारे खानदान का सबसे छोटा पोता, जब मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़केगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। याद रहे, जब थोड़ी रात हो और थोड़ी सुबह, तब ही मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का जाए। फिर पवन अपना रूप बदलकर एक छोटा नर पिशाच बन गया और स्वयं को कांच के गोले में कैद कर दिया। कालिंदी उसे अपने दुपट्टे में समेटकर घर ले आई और बक्से में छुपाकर ताला लगा दिया। फिर जब कालिंदी का ब्याह हो गया तो उसने ये बात अपने पति से बताई। उसके पति ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और अपने सबसे अच्छे मित्र से ये बात बताई। उसने उससे कहा कि वो उस नर पिशाच को अपने यहाँ छुपा नहीं रख सकता, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा है और उसका पूरा परिवार भी उसके साथ रहता है। कालिंदी के पति का दोस्त अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार हो गया और उस नर पिशाच को अपने साथ छुपा ले गया। कालिंदी और उसके पति तो इस दुनिया से कब के चले गए और अपने दोस्त के पास उस पिशाच और उसके राज को छोड़ गए। ठाकुर शिव प्रसाद ये कहते हुए चुप हो गए। तो क्या आपने ये कहानी मेरी दादी कालिंदी की सुनाई है? मनोज ने पूछा। हाँ, मैं ही कालिंदी के पति का दोस्त हूँ, ठाकुर साहब बोले। तो क्या इस पिशाच की मुक्ति मेरे हाथों लिखी है? मनोज ने पूछा। हाँ, तुम ही उनकी तीसरी पीढ़ी के सबसे छोटी संतान हो, ठाकुर साहब बोले। ओह, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मनोज ने पूछा। हाँ, तो अब देर किस बात की? ना सुबह है और ना अब दिन। इस कांच के गोले को खोलकर इस पर गंगा जल छिड़क कर इस रक्त चूसक को मुक्त करो। ठाकुर साहब ने अपने कुर्ते की जेब से गंगा जल की छोटी सी शीशी निकालते हुए कहा। फिर मनोज ने गंगा जल की शीशी खोलकर गंगा जल को छिड़का। गंगा जल पड़ते ही नर पिशाच राख में बदल गया और उसे मुक्ति मिल गई। तो ये थी एक नर पिशाच की लव स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये कहानी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।